हम सब जानते हैं कि जो हम लोगों की भी स्पीड है, अगर अभी हम एयर में चल रहे हैं तो एयर में हम जितना ईजिली जितना तेज़ी से चल पाते हैं, क्या हम वाटर में उतना तेज़ी से चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। यानी जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते हैं तो हमारी स्पीड है वो भी कम हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से जो लाइट है उसकी स्पीड भी वेरी करती है। जब लाइट एयर में चल रही होती है या वैक्यूम में चल रही होती है तो उसकी स्पीड कुछ और होती है, और लाइट वाटर में जाती है, ग्लास में जाती है, ठीक है। इस तरह के जब मीडियम चेंज करती है तो उसकी स्पीड पे भी असर पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ लाइट की स्पीड को देखेंगे पर्टिकुलरली तीन मीडियम में। लाइट की स्पीड एयर में होती है जिसको हम वी एयर से लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट कॉमनली ये एयर में और वैक्यूम में ये दोनों सेम हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। एयर और वैक्यूम को हम यहाँ पे सेम ही कंसीडर करेंगे। वाटर में जो होती है वो देखिए कम हो गई 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ग्लास में और कम हो गई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि ये जो स्पीड है लाइट की वो क्यों कम हो रही है। अच्छा, हमारी स्पीड क्यों कम हो जाती है किसी मीडियम में? उसका रीज़न डेंसिटी होता है ना, कि अगर किसी मीडियम की डेंसिटी बढ़ जाए तो उस मीडियम में जो स्पीड है वो कम हो जाएगी आपकी, उस मीडियम में आप उतना फ्रीली नहीं चल पाएंगे, ठीक है। अगर जैसे एयर ही है आपके अराउंड में तो एयर की डेंसिटी अगर बढ़ जाए तो आपको नॉर्मली एयर में चलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह वाटर में डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए वाटर में चलना और दिक्कत करता है हमें। तो सेम केस यहाँ पे भी है। तो लाइट जिन मीडियम्स में आसानी से चल लेती है, कौन से मीडियम में लाइट आसानी से चल लेती है? एयर में चल लेती है, ठीक। यानी उन मीडियम्स में जिनकी डेंसिटी कम है, पर्टिकुलरली एयर को हम लेकर चलते हैं, तो वो मीडियम जिसमें लाइट बहुत ईजिली चल पाती है या जिसमें लाइट की स्पीड ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है, उस मीडियम को कहा जाता है ऑप्टिकली रेरर मीडियम। रेरर का मतलब होता है जो डेंसर ना हो, ठीक है, विच इज लेस डेंस, जो कम डेंस हो, ठीक है। और दूसरे मीडियम जिनमें लाइट की स्पीड एयर के कंपैरिजन में कम हो जाती है, जब लाइट उन मीडियम्स में जाती है तो उनकी स्पीड एयर के कंपैरिजन में कम हो जाती है, उन मीडियम्स को कहा जाता है ऑप्टिकली रेयर डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है? लाइट के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइट उसके अंदर जा रही है तो हम वहां पे ऑप्टिकल वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर हम जा रहे होते तो हम मास डेंसिटी वर्ड यूज करते, ठीक है। तो लाइट के लिए ऑप्टिकली वर्ड यूज किया जा रहा है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यानी ऐसा मीडियम जिसमें लाइट अगर जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। और ऑप्टिकली रेरर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड वही रहती है जो एयर में होती है या वैक्यूम में होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो ये दो टर्म याद रखिएगा, ऑप्टिकली रेरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जब लाइट ऑप्टिकली रेरर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? बताइए। कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, लाइट अगर ऑप्टिकली डेंसर से रेरर में आती है तो क्या होगा? मतलब डेंसर से रेरर में आएगी तो क्या होगा? स्पीड इंक्रीज कर जाएगी ना, क्योंकि डेंसर में स्पीड कम होगी और जब रेरर में आएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। इतना याद रखिएगा, जब रेरर टू डेंसर जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी और डेंसर टू रेरर आएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस से पता चल सकता है हमें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोर डेंस से लेस डेंस में आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी, और अगर लेस डेंस से मोर डेंस में जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? अगर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज़ थोड़ी कम आ रही तुम्हारी। हाँ आ रही है, बोलो बोलो। ये क्या हो गया इसमें? ऑप्टिकली रेरर मीडियम उसको कहते हैं जो जहाँ पे लाइट की स्पीड जो होती है वो होती है जो एयर में होती है स्पीड की लाइट। यानी एयर ऐसा मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी ओरिजिनल जैसे जितनी उसकी वैक्यूम में होती उतनी एयर में है, उसको ऑप्टिकली रेरर मीडियम कहेंगे, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट पे कोई असर नहीं पड़ता है। और डेंसर मीडियम वो है जिसमें जाकर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, यानी 3 इंटू 10⁸ से कम हो जाए, वो ऐसे मीडियम को डेंसर मीडियम कहेंगे। जिसमें ये मेंटेन रहे उसको रेरर कहेंगे। क्लियर है? हाँ, क्या
लाइट अगर किसमें बेंड कर जाए? तो उसमें भी तो ऑप्टिकली रेयर और डेंसर मीडियम होता है, बट उसमें जो स्पीड है वो तो एयर वैक्यूम की नहीं है। हाँ कर सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये कब डिनाई किया मैंने? नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, अच्छा बोलिए आप लोग, देखें मुझे क्या साउंड कम सुनाई दे रहा है, बोलो ज़रा कोई लोग। मैंने बढ़ाई आवाज़, देखें कम हो गई या तेज़ हो गई? हाँ बोलिए। हाँ तो ये मैक्सिमम थी मुझे लग रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी इस साउंड की आवाज़। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से इसको देखिएगा। ये दो मीडियम हमने लिए हैं, पहला मीडियम एयर है, ठीक है, और दूसरा मीडियम ग्लास है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब लाइट को हम एयर से ग्लास में भेज रहे हैं, ठीक है, एयर से ग्लास में लाइट जा रही है। एयर रेयर मीडियम है और ये ग्लास क्या होगा? डेंसर मीडियम होगा। चलो ग्लास की जगह हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है, वाटर क्या है? डेंसर मीडियम है। तो अब जब लाइट यहाँ से, जैसे हमने भेजा लाइट को, ये देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे कि लाइट जब यहाँ से जा रही है तो एंगल, ये जो नॉर्मल है, आपने ये इतने बेसिक्स पढ़े हुए हैं कि लाइट जब किसी सरफेस पे गिरेगी तो पहला जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। नॉर्मल पता है ना सबको, नॉर्मल क्या होता है? 9th क्लास में रिफ्लेक्शन में पढ़ाई है। तो नॉर्मल के साथ जो यहाँ एंगल बन रहा है वो कितना है? 51 पॉइंट समथिंग है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, लाइट जब किसी सरफेस पे टकराती है तो तीन चीजें होती हैं, क्या होती हैं? लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाता है, देखिए यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद लाइट का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो सरफेस अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, दूसरा फिनोमेना हुआ। तीसरा ये होता है कि कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो उसको पेनिट्रेट करके आर पार हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर घुस जाता है, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो तीन फिनोमेना होते हैं। कोई लाइट किसी सरफेस पे टकराती है तो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी बाउंस बैक हो जाता है, जिसको आप 9th में पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन के चैप्टर में। कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है लाइट का, ठीक है, और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होता है, यानी उसके अंदर चला जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बराबर होगा, सब पढ़ चुके हैं हम लोग 9th में, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे है जो इधर चली गई है। अब कुछ हिस्सा नीचे गया है जो रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो उसका जो एंगल है वो आपको कैसे पता चलेगा? नॉर्मल के साथ ही बनाएंगे ना उसका एंगल। तो आप देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मिल रहा है आपको? 36 पॉइंट समथिंग है, दिख रहा है? बोलिए, ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे ये एंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बताइए। अब यहाँ पे, अब ये चीज यहाँ पे देखो, क्या आपको दिख रहा है कि ये लाइट जो है, ये तीन चीजें यहाँ पे दिखा रही है। रिफ्लेक्शन वाली रे दिख रही है आपको, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, दोनों रेज दिख रही हैं आपको। बाकी नॉर्मल दिख रहा है और सबके जो एंगल बने हैं वो भी दिख रहा है, ठीक है। इतना सबको क्लियर है? यानी लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसका ये पिक्चर है। अब इसके कुछ चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वहां चल के। यहां देखिए, ये देखिए, ये लाइट थी, ठीक है, और ये लाइट आपकी, हाँ यहां देखिए, ये लाइट यहां से जा रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बोलो, जो कि 45 बना हुआ है यहां पे। फिर ये कुछ हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट हो गया तो वो भी सेम होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। उसके बाद कुछ हिस्सा नीचे रिफ्रैक्ट हुआ है। अब ये बताओ, ये रिफ्रैक्शन एंगल है जो कि 28 समथिंग दे रखा है, आर से भी हम उसको लिख सकते हैं। अच्छा, अगर लाइट रिफ्रैक्ट हुई ना होती तो उसका जो ओरिजिनल पाथ था वो ग्रीन वाला है ना, बोलो, ये जो ग्रीन रे जा रही है यही थी ना ओरिजिनली, ठीक है। अगर लाइट ऐसे जाती सीधी तो वो ग्रीन वाला पाथ फॉलो करती। अच्छा, उसने ग्रीन वाला पाथ फॉलो नहीं किया है तो वो क्या हो गई है? थोड़ी सी बेंड हो गई है ना, दिख रहा है आपको? लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में आई है तो थोड़ी सी अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई है, बेंड हो गई है, ठीक है। तो ये जो अपने ओरिजिनल पाथ से जितना बेंड हुई है उस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, डेल से लिखा हुआ है, ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है आपका, ये यानी कितना डेविएट हुई है वो, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे समझ गए आप लोग, इंसिडेंट रे समझ गए, एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आ गया। और एक चीज और समझ में आई कि लाइट अगर रेयर मीडियम से, ये रेयर मीडियम है, एयर है, और ये कैसा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है,
बोलिए। तो लाइट अगर रेरर से डेंसर में जा रही है तो बेंड करती है। क्यों बेंड कर रही है? उसका कॉज ऑफ बेंडिंग क्या है? स्पीड कम हो जा रही है, ठीक है। स्पीड कम हो जा रही है इसलिए वो बेंड कर रही है और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, ठीक है। इतनी चीजें याद रखिए इस पिक्चर से कि लाइट जब रेरर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, स्पीड कम होगी और स्पीड कम होने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाती है, ठीक है। क्लियर है सबको इतना? अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा फिनोमेना लेते हैं हम लोग। दूसरा फिनोमेना लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा सिमुलेशन में कि अब हम क्या कर रहे हैं, लाइट को उल्टा करते हैं। यानी अभी हम रेरर टू डेंसर भेज रहे थे, अब हम डेंसर टू रेरर भेजते हैं। तो देखें क्या होता है। यानी ऊपर वाले मटेरियल की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, सपोज करो इसको वाटर कर देते हैं और इसको एयर कर देते हैं, नीचे वाले को। अब देखिए नीचे वाले को हमने जब एयर कर दिया, ये नीचे आएगा नहीं, ये ऐसे आएगा, हाँ अब सही है। ये देखिए अब क्या एक चीज आपको दिख रही है कि वही फिनोमिना हो रहा है। ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर गया अंदर ही अंदर और बाकी हिस्सा रिफ्रैक्ट हुआ है। तो अब आप देखकर बता सकते हैं इसको कि लाइट जब डेंसर टू रेरर जा रही है तो आपको लग रहा है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी पीछे छोटा बन रहा था, याद है? पीछे छोटा बन रहा था ना। अब यहां पे देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा बन रहा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा बन रहा है, इसका मतलब आपको लग रहा है ना ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो रही है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग रही है। देखिए, हाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी जब लाइट डेंसर टू रेरर में जाती है तो जब रिफ्रैक्ट होती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागती है, ठीक है। चलिए यहां पे भी देख लेते हैं इसको। हाँ ये देखिए, यहां पे देखिए ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। अब यहां पे देखिए ये लाइट का ओरिजिनल पाथ ये ग्रीन वाला है या नहीं है, बोलो। ये ओरिजिनल पाथ है। ओरिजिनल पाथ से अवे भाग रही है ना, टुवर्ड्स नहीं भाग रही है, नॉर्मल के टुवर्ड्स नहीं भाग रही है। नॉर्मल का टुवर्ड्स तो ये होता जो कि इधर नहीं आ रही है, वो किधर जा रही है, ये जा रही है। तो एंगल ऑफ डेविएशन इस बार ये वाला हो जाएगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ज्यादा बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो क्या इसमें याद रखने वाली चीजें क्या हैं कि जब लाइट डेंसर टू रेरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग जाएगी, ठीक है। और जब लाइट रेरर टू डेंसर आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। क्लियर है, बोलो। इतनी बातें याद है सबको? और एंगल ऑफ डेविएशन क्लियर है? किसी बच्चे को दिक्कत है तो नहीं इसमें? चलिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो है जो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे बनाएगी। ये वाला एंगल देखो, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ही रिफ्रैक्टेड रे 58 पॉइंट समथिंग एंगल बना रही है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्लियर है? बोलिए। अब देखिए, जोर से बोलिए। देखिए यहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है आपकी। अगर आपको कुछ पूछना है तो थोड़ा जोर से बोलिए, आज क्लासेस पे हो रही तो समझ में नहीं आएगा अदरवाइज। क्या जाएगी? हाँ, डेंसर से रेरर का ही तो केस दिखाया था पीछे भी मैंने। दोनों केस दिखाया ना, पहले रेरर टू डेंसर दिखाया, एयर से वाटर में जा रही थी, तो एयर से वाटर में जा रही है तो स्पीड कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम हो जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। लेकिन अगर डेंसर टू रेरर जाएगी यानी वाटर से और एयर में जाएगी तो क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी। भाई वाटर में स्पीड कम होगी, एयर में निकलेगी, स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब स्पीड बढ़ जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग जाएगी, उसकी जो बेंडिंग है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, ठीक है। क्लियर है? हाँ, अब देखिए यहाँ पे, अब बताइए ये लाइट किधर से किधर जा रही है? डेंसर टू रेरर जा रही है, रेरर टू डेंसर जा रही है? जल्दी से पहचानिए। हाँ, क्या कैसे पता किया? कौन सा रेरर मीडियम है, कौन सा डेंसर है? नहीं, ऊपर वाला वाटर है, ठीक है। नीचे वाला क्या है? ग्लास है। तो वाटर और ग्लास में आप देखेंगे तो वाटर रेरर होगा कंपैरेटिवली और ग्लास थोड़ा सा डेंसर होगा उसके कंपैरिजन में। तो अब यहां पे लाइट रे रेरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है। हमने बताया कि रेरर टू डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, बताया ना अभी हमने, याद है? भूल गए? तो अब आप यहां देखिए ध्यान से कि टुवर्ड द नॉर्मल क्यों बेंड होती है, उसका रीजन देखिए। लाइट, देखिए लाइट कोई सिंगल रे नहीं होती है, लाइट एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, ये आप अभी हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि लाइट कोई एक रे नहीं है, जैसे हम लोग यहाँ पे रे मान लेते हैं इस तरह से, जैसे बनाते हैं हम लोग, तो अभी हमारी 10th लेवल की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसी तरह से बता दिया जाता है। लाइट एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक वेव है बड़ी सी, तो ऐसे मान लीजिए ये लाइट की वेव आ रही है। अब सोचो अगर लाइट की वेव ऐसे आ रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, मान लो ऊपर वाले को हम लोग पहले एयर ले लेते हैं, नीचे वाले को वाटर ले लें तो अच्छे से समझ में आएगा। अब ये देखिए ये आ रही है, अब देखिए जब ये वाटर सरफेस पे टकराएगी, ध्यान से देखना यहाँ पे, जब ये वाटर के सरफेस से टकराएगी तो ये जो पूरी लाइंस आपको ऐसे ऐसे दिख रही हैं, पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, इन लाइंस में जो राइट वाली लाइंस है इधर वाली, वो पहले इस सरफेस पे टकराएगी। तो लाइन, एक पूरी लाइन में भी आधी लाइन वाटर की सरफेस से सबसे पहले टकराएगी। सोचो आधी लाइन अगर वाटर के सरफेस से टकराएगी तो उस लाइन का जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। बोलो, पहले जो हिस्सा पहले वाटर से टकराएगा उसकी स्पीड पहले स्लो हो जाएगी। बोलो, क्लियर है? अच्छा, उसकी स्पीड अगर पहले स्लो हो गई तो बाकी दूसरे हिस्से की आधा, जो बाकी आधा हिस्सा बचा है, उसकी स्पीड को भी अगर आप चाहते हैं कि वो एक ही पाथ पे चले और साथ साथ में चले तो उसको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी ना, दूसरे वाले हिस्से की वजह से। बोलिए, ये बात समझ में आ रही है? जैसे ये यहाँ देखिए, ये लाइट इस तरह से है, ऐसे ऐसे इस तरह से बनी है, ऐसे ऐसे चल रही है। अब सोचिए ये ऐसे ऐसे इसमें आ रही है, ये देखिए अब ये वाला हिस्सा पहले आ गया ना वाटर में। अगर हम ऊपर उसको मान लेते हैं आपका रेयर मीडियम, या रेयर वाला ही लेते हैं इसमें आपको, तब समझ में आएगा। हाँ, यहाँ समझिए, लाइट देखिए इस तरह से आ रही है, मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे लाइन्स हैं, ठीक है। अब देखिए रेयर से डेंसर में लाइट एंटर हो रही है। अब बताइए ये वाला हिस्सा पहले एंटर हो गया ना इस लाइन का, बोलो। अब ये वाला हिस्सा अगर पहले एंटर हो गया है तो इस वाले हिस्से की स्पीड कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, कम हो जाएगी। अच्छा, इस हिस्से की स्पीड कम हो जाएगी और दूसरे वाले हिस्से को भी इसके साथ ही ट्रेवल करना है तो उसको भी अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, नहीं? अदरवाइज साथ में कैसे ट्रेवल करेंगे? ठीक है, तो जब ये वाला हिस्सा, राइट साइड वाला हिस्सा अपनी स्पीड कम करेगा तो इधर की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, बेंडिंग होगी नहीं होगी? तो राइट वाला हिस्सा पहले डेंसर मीडियम पे स्ट्राइक कर रहा है, इसलिए लेफ्ट वाले को भी उसके साथ कॉप अप करने के लिए, ठीक है, इधर आना पड़ेगा। इसलिए लाइट जो होती है वो नॉर्मल की टूवर्ड्स बेंड हो जाती है। और दूसरे केस में अगर हम देखें यहाँ पे ठीक उल्टा केस होता है, ठीक है। यहां पे क्या होगा कि लाइट का ये वाला हिस्सा पहले इसके अंदर आ रहा है, देखिए यहां पे ध्यान से, ये वाला हिस्सा पहले यहां पे स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन इसकी स्पीड अभी भी कम है क्योंकि ये डेंसर में ही है, इसकी स्पीड अभी भी स्लो है और इसकी स्पीड तेज हो गई है, ठीक है। इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई है क्योंकि ये आ गया रेयर मीडियम में। अब स्पीड इसकी इंक्रीज हो गई है, लेकिन अगर इनको साथ में चलना है तो इसको अपनी स्पीड को इसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, स्लो वाले के हिसाब से, क्योंकि स्लो वाले को तेज नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी मीडियम के अंदर मौजूद है। तो इसको अपने आप को स्लो करना पड़ेगा। जब ये स्लो करेगा तो उसके हिसाब से ऐसे इधर हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, पूरी रे ऐसे शिफ्ट होके जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल जाएगी। तो ये शिफ्टिंग इस वजह से होती है। बोलो, समझ में आया? हाँ, तो ये इसके पीछे का रीजन है कि क्यों टुवर्ड्स द नॉर्मल और क्यों अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होती है, ठीक है। अगले टर्न पे हम आपको एक और बढ़िया एनोलॉजी से समझा देंगे इसको, जिन लोगों को इसमें भी दिक्कत हुई है, और अच्छी एनोलॉजी है इसको समझाने के लिए। उसका एनिमेशन अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पे, अगले टर्न में हम उसको दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्शन क्या है, क्या समझ में आया हमको? रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये डेफिनेशन बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसको ही आपको लिखना है। रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जो वेव पास हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसकी डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टेड वेव के डायरेक्शन में जो चेंज आता है उसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से दूसरे मीडियम में गई है तो उसकी स्पीड चेंज हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? नीचे एक फॉर्मूला लिखा है, बताओ याद है कितने लोगों को ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला ये साउंड में पढ़ा था, साउंड वाला तो याद ही होगा। बोलो, V इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी के लिए F मान लीजिए, या न्यू भी लिखते हैं ना फ्रीक्वेंसी को, ये न्यू वाला कैरेक्टर याद है? या फ्रीक्वेंसी के लिए F भी लिख सकते हैं आप, स्पीड के लिए V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू F,
अब यहाँ देखिए, इस चीज़ को समझना क्यों ज़रूरी है कि लाइट की जो स्पीड है अगर वो कम हो रही है, लाइट की स्पीड अगर कम हो रही है तो उससे इन दोनों पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ याद रखिए, जो फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ये फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि ये सोर्स पे डिपेंड करती है। जहाँ से लाइट आ रही है उस सोर्स से तो सेम फ्रीक्वेंसी की आ रही है, सेम इंटेंसिटी की लाइट भेजी जा रही है, तो इस पे तो कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो स्पीड होती है अगर वो कम हो रही है तो उसकी वजह से वेवलेंथ पे असर पड़ता है। तो इस बात को याद रखना है कि स्पीड का असर वेवलेंथ के ऊपर पड़ता है, बस अभी इतना याद रखना है। क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो हर एक लाइट की अलग अलग होती है, ठीक है। जो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है उसमें भी वेवलेंथ सबकी अलग अलग होती है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग स्पेक्ट्रम चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसका यूज है इसलिए हमने बताया है, इसको भी हम लोग आगे एक्सप्लोर भी करेंगे। तो अभी इतना याद रखिए कि जो लाइट हमारे तक आ रही है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, उस पर कोई चेंज नहीं होता है रिफ्रैक्शन के केस में। हाँ, लेकिन स्पीड चेंज होने की वजह से वेवलेंथ पे असर पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां देखिए, जो लाइट बेंड हो रही है, आपने देखा ना लाइट में बेंडिंग हो रही थी, यहां पे देखिए हमने देखा लाइट के अंदर बेंडिंग हो रही है, ठीक है। लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है या तो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो रही है। तो सबसे पहला रीजन इस बेंडिंग का क्या है कि स्पीड कम हो जा रही है। स्पीड क्यों कम हो रही है? क्योंकि डेंसिटी वेरी कर रही है मीडियम्स की, जिस मीडियम से जिस मीडियम में लाइट जा रही है उन दोनों की डेंसिटी वेरी कर रही है। यानी एक मीडियम जो है वो ऑप्टिकली रेरर मीडियम है, दूसरा डेंसर है। जब लाइट ऑप्टिकली रेरर से ऑप्टिकली डेंसर में जाएगी तो बेंडिंग होगी। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ये बेंडिंग को मेजर कैसे किया जाता है, यानी कितने अमाउंट की बेंडिंग हो रही है, इसको मेजर करने वाला कौन ऐसी चीज है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो इसको मेजर करती है। तो उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे अब, ठीक है, कि कौन है जो इसको मेजर करता है। तो उसको जो मेजर करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसका पूरा जो मतलब लाइट कितनी बेंड हो रही है किस मीडियम में, किस मीडियम से किस मीडियम में जाती है तो वहाँ बेंडिंग कितनी होती है, इसको जो मेजर करने वाली फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, लाइट जो है वो एयर से या वैक्यूम से आपकी जा रही है, किसमें? ग्लास में जा रही है। देखिए, वैक्यूम से ग्लास में जा रही है। अब जब वैक्यूम से ग्लास में जाएगी तो ग्लास तो डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है, तो वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। जो रेरर मीडियम है वहाँ पे लाइट को ट्रेवल करने में कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ेगा, जबकि डेंसर मीडियम में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से। तो ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, इसलिए लाइट की स्पीड देखिए स्लो हो गई। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए लाइट की स्पीड 3×10⁸ है, यहाँ 2 हो गई, ठीक है। तो लाइट स्लो हो गई है। अब अगर हम मेजर करना चाहते हैं कि कितनी बेंडिंग हुई है, कितना स्लोनेस आई है, ठीक है, तो इसको मेजर करने का तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर करते हैं हम, ठीक है। क्या तरीका है चलिए देखते हैं। ये देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहली चीज क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर डेफिनेशन आती है तो ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्स ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, यानी कोई मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करेगा। और जो जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा वो लाइट को उतना ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, या ये कह सकते हैं हम कि बेंड करेगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी कहीं ना कहीं ये दोनों रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही उसकी बेंडिंग को बताएंगी आपकी। इन दोनों से ही बेंडिंग को डिटरमाइन किया जा सकता है। अब निकालते कैसे हैं? अगर आप दोनों ही, किसकी डेफिनेशन? ऑप्टिकल डेंसिटी की डेफिनेशन, ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करेगी बेंडिंग को, लाइट कितना बेंड होगी किसी मीडियम में। जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी बेंडिंग ज्यादा होगी। तो कैसे निकालेंगे इसको हम लोग? इसको कैसे निकालेंगे? दोनों मीडियम की लाइट का रेशियो ले लीजिए, लाइट की स्पीड का, यानी वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है और जो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है, ये देखिए दोनों का आप रेशियो ले लीजिए। तो दोनों का जब रेशियो लेते हैं आप, तो जो रेशियो आता है उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे यहाँ रेशियो आया 1.5, तो ये 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जब लाइट एयर टू ग्लास में जाएगी तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिखा रहा है कि जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो उसके अंदर 1.5 टाइम्स बेंडिंग आ जाएगी, वो 1.5 टाइम्स बेंड कर जाएगी, ठीक है, एयर के कंपैरिजन में। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी है आपकी ग्लास की, या इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी आप बोल सकते हैं। क्या है? 1.5। अच्छा, जब ये लिखा हो कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऐसे लिखा हुआ है जो अभी आपने निकाला, दोनों की स्पीड का रेशियो लेकर, वो कितना आया आपका? 1.5। अगर इस तरह लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है, तो आप अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि दूसरा मीडियम कौन रहा होगा जहां से ग्लास में आई है लाइट, कौन रहा होगा? दूसरा मीडियम नहीं दिया है, कौन होगा? एयर। हाँ, एयर या वैक्यूम, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, सेम चीज है। यहाँ वैक्यूम लिखा हुआ है, एयर भी हो सकता है।
तो अगर दूसरा मीडियम नहीं दिया है तो यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ रहा है वो ये बता रहा है कि दूसरा मीडियम यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल इन द सेंस, जैसे डेंसिटी के केस में हम पढ़ते थे ना, दो तरह की डेंसिटी पढ़ी हमने, एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरी कौन सी, रिलेटिव डेंसिटी। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी में हम क्या मान के चलते थे, एक मीडियम को उस यूनिवर्सल मानते थे ना, क्या था वो, हाँ वाटर, बिल्कुल। तो यहाँ पे एयर को हम मान के चल रहे हैं, यानी अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वाटर का दे रखा है, मान लीजिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये दे रखा है आपको 1.33 सपोज करिए। अब बताइए यहाँ पे पहला मीडियम कौन रहा होगा, एयर या वैक्यूम, ठीक है। हाँ, तो ये जो है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर किसी मीडियम की डेंसिटी को वाटर, एयर के रेस्पेक्ट में या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया जा रहा है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज 1.5 टाइम्स स्लोअर इन अ ग्लास देन इन अ वैक्यूम। वैक्यूम से जब लाइट ग्लास में जाएगी तो उसकी स्पीड 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने देख लिया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक मीडियम हमेशा कौन होगा, जिसमें लाइट स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी, वो मीडियम कौन सा होगा, या तो वैक्यूम होगा या वो एयर होगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो मीडियम होगा वो रिस्पेक्टिव मीडियम होगा जिसमें भी जा रही होगी, या ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो जब हम एयर से कंपेयर करते हैं किसी दूसरे मीडियम में तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसका जो सिंबल है वो n भी होता है और म्यू भी होता है, ये इस तरह म्यू भी बनता है। तो दोनों ही सिंबल यूज होते हैं, दोनों आप बना सकते हैं। तो अगर ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज हैं, और स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। इसका मतलब जो म्यू है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के, आपकी बोलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर ये म्यू बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ गई, स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। क्लियर है। तो यहां पे देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हम कैसे लिखेंगे, लिखते कैसे हैं ये भी समझिए इसको, नोटेशन को, कि अगर हमें लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये तो हमने लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन सिंबल में कैसे लिखेंगे, सिंबल में ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए म्यू लिखेंगे, ठीक है। जो पहला मीडियम है उसको ऊपर लिखेंगे आप, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस बता रहे हैं अभी हम। तो पहला मीडियम हमेशा एयर या वैक्यूम रहेगा, तो एयर ही रहता है, एयर ऊपर लिखेंगे आप, नीचे लिखेंगे ग्लास, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, दोनों की स्पीड का रेशियो, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों को डिवाइड किया और हमें फाइनली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर वो 1.5 मिल गया। इसको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोल सकते हैं। तो अगर आप खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोलेंगे तो वो अंडरस्टूड है कि आप एयर के रिस्पेक्ट में ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये क्वेश्चन आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो क्या वैल्यूज हो सकती हैं उसकी, देखिए उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी वैल्यू 1 आ सकती है, और क्या आ सकती है, 1 से ज्यादा आ सकती है, लेकिन लेस देन 1 पॉसिबल है क्या, बताओ, लेस देन 1 पॉसिबल है क्या। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर आप ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 तो आ सकती है, हो सकता है दोनों मीडियम एयर हो तो 1 आ जाएगी, ठीक है। बाकी ग्रेटर देन 1 होगी बाकी केसेस में, सारे केसेस में, क्योंकि बाकी सारे मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो एयर से तो कम ही होगी, तो ग्रेटर देन 1 आना तो पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या लेस देन 1 पॉसिबल है, लेस देन 1 नहीं पॉसिबल है ना। लेस देन 1 का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा मीडियम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता जिसमें स्पीड ऑफ लाइट एयर से भी ज्यादा हो, वैक्यूम से भी ज्यादा हो, नहीं हो सकता ना। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू यही होती है ना, 3×10⁸, ठीक है। बोलो समझ में आ गया सबको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर है, किसी का कोई डाउट तो नहीं है, फिर हम आगे चले, क्लियर है। चलिए अब यहाँ देखिए, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जरा इसको करके बताइए। आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन अ डायमंड इज 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n पूछ रहा है या वो म्यू की वैल्यू पूछ रहा है, म्यू या n एक ही बात है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है आपसे, बताइए जल्दी से निकाल के। कितना, 2.4। और देखते दिया क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड दे रखी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब बताओ दूसरा मीडियम नहीं दिया है, तो इसका मतलब कौन होगा दूसरा मीडियम,
एयर होगा। तो इसका मतलब पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर पूछ रहा है ना, डायमंड, सॉरी यही पूछ रहा है, बोलिए। हाँ ये डायमंड, एयर के रिस्पेक्ट में डायमंड का पूछ रहा है। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा, किसकी स्पीड ऊपर लिखेंगे हम, सी स्पीड ऑफ लाइट ऊपर लिखेंगे ना, और नीचे बोलो, हाँ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो बताइए क्या आएगा, ऊपर होगा स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है एयर में, 3:10⁸, और नीचे कितनी दे रखी है 1.25 × 10⁸। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा होगा, 6 आ रहा है ना शायद, 4 नहीं 4 नहीं आएगा, कितना आ रहा है 2.4, ठीक है। देखिए ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ये हो गया 2.4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको, आगे चलते हैं। अब आते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिलेटिव में क्या होगा, अब तक एब्सोल्यूट में हम जानते थे कि एक मीडियम तो एयर फिक्स था, ठीक है, और दूसरा कोई मीडियम होता था जिसके रेस्पेक्ट में लेते थे, यानी एक वैक्यूम को या एयर को फिक्स कर दिया था हमने, और दूसरे में हम कोई मीडियम लेते थे, वो ग्लास होता था, वाटर होता था। अब क्या था, अब फिक्स नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। हो सकता है पहला ग्लास हो दूसरा वाटर हो, ठीक है, पहला डायमंड हो दूसरा ग्लास हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एयर भी आ सकता है, एयर आ जाएगा तो एब्सोल्यूट वाला केस बन जाएगा, एयर जब तक नहीं है तब तक वो रिलेटिव है। तो वही बात वही है, सेम प्रोसेस इसमें करनी है, बस थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें क्या ध्यान रखना है, अब देखिए यहाँ पे भी जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट जैसे ग्लास से और वाटर में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको क्या लिखेंगे आप, म्यू = स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो आपने ये निकाल लिया 0.8। अब बताइए ये जो 0.8 आया है, ये 0.8 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का है या वाटर का है, बताइए। या कैसे लिखेंगे इसको, हाँ ग्लास का है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में है, हाँ वाटर के रेस्पेक्ट में है। अच्छा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे ग्लास और ऊपर क्या लिखेंगे वाटर, ऐसे लिखेंगे ना। तो ये जो वैल्यू आई है इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये इस तरह से, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अच्छा ये 0.8 है, ये क्या दिखा रहा है, ये स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है या बढ़ रही है, 1 से कम हो गया ना, यहाँ पे देखो बोलो 1 से कम हुआ है ना, 1 से कम है तो इसका मतलब, हाँ बोलो, सर तो उसमें डिनोमिनेटर में तो ग्लास की स्पीड ऑफ लाइट आ रही है और न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आ रहा है। हाँ सर तो जब इसमें रिलेटिव में अगर आए, सर अगर तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर लेते हैं, हाँ सर तो ग्लास की स्पीड ऑफ लाइट के डिनोमिनेटर में आनी चाहिए, बट इसमें नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस बात पे डिपेंड करेगा कि लाइट जा किधर से किधर रही है। यहाँ देखिए पहले आप, ये देखिए ग्लास एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, तो यहाँ पे पहला मीडियम ग्लास है, ग्लास से लाइट वाटर में जा रही है ना। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, नहीं उस पर क्यों डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको दिखाना ये है कि लाइट पहला मीडियम कौन है दूसरा मीडियम कौन है, किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तुम कह रहे हो ये जो लिखा हुआ है इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है तो इसमें क्या ग्लास ऊपर, मतलब इसमें तो वाटर ऊपर होना चाहिए, तुम कह रहे हो ना, बोलो। हाँ तो ये वाली कंडीशन तब होगी, ये वाली जो हम कंडीशन बता रहे हैं, ये वाली कंडीशन तब होगी जब जो लाइट है वो वाटर से ग्लास में जाएगी। लेकिन अभी हमारी लाइट किधर से किधर जा रही है, उसको हम मिटा देते हैं, इससे कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको हम दोनों मिटा देते हैं। हाँ अभी हमारी लाइट किधर से किधर जा रही है, ग्लास से वाटर जा रही है, तो ग्लास से वाटर जा रही है तो अब हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कहां से कहां लिखेंगे हम, बताइए। भाई कैसे लिखेंगे, ग्लास टू वाटर जा रही है तो वाटर यहां लिखेंगे ना, और यहां ग्लास, सही है, समझ गए। हाँ ठीक है। अब देखो ग्लास से वाटर में जाएगी तो मोर डेंस से लेस डेंस में जा रही है ना भाई, ये ज्यादा डेंस है ना, बोलो मोर ऑप्टिकली डेंस है, और ये क्या है लेस, तो मोर डेंस से लेस डेंस में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो
स्पीड बढ़ जाएगी तो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर कभी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब ये कि लाइट डेंसर टू रेरर जा रही है। कहां जा रही है? डेंसर टू रेरर। ये डेंसर मीडियम है और ये कैसा है? रेरर मीडियम है। तो डेंसर टू रेरर जाएगी जब लाइट, तो क्या होने वाला है? लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए यहां पे बढ़ी हुई है, 2.25 है और यहां 2 है सिर्फ, ठीक है। तो अब जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपका लेस देन 1 भी पॉसिबल है, ग्रेटर देन 1 भी पॉसिबल है, इक्वल टू 1 पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। इक्वल टू 1 कैसे पॉसिबल है रिलेटिव में? रिलेटिव में इक्वल टू 1 कैसे पॉसिबल है? तो उसमें रिलेटिव क्या बचेगा? रिलेटिव की बात ही तब आती है जब दो लोग हों वहां पे, एक दूसरे के रिलेशन में लिया जा रहा हो। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है, इसको याद रखना है। ये ग्रेटर देन 1 भी पॉसिबल है और लेस देन 1 भी पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अगर लेस देन 1 आ गया तो इसका मतलब है लाइट किधर से किधर जा रही है? डेंसर टू रेरर जा रही है। और अगर ग्रेटर देन 1 आ गया तो इसका मतलब क्या है? लाइट रेरर टू डेंसर जा रही है। ये दोनों केस याद रखना है, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इसके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। क्लियर हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमें कैसे करना है और कैसे लिखना है? आगे चलते हैं। रिलेशन क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में? देखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब लाइट फर्स्ट मीडियम लाइट का आपका वैक्यूम और एयर ना हो तब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए दो मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2। हम मान लेते हैं कि एक मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, मीडियम 2 का μ2 है, ठीक है। अब अगर हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, यानी 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालेंगे ना, तो 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे लिखेंगे ना, 2 और 1 यहां पे ऐसे, बोलो 1 वहां पे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 1 को नीचे भी लिख सकते हैं यहां पे, यहां के बजाय यहां पे भी लिख सकते हैं नीचे। अब बताइए किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम लोग? अब देखिए यहां पे हमने एक पीछे एक फॉर्मूला भी देखा हुआ है और इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि अगर आपको दोनों मीडियम की स्पीड की जगह पे सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, अच्छा स्पीड दी होती है तो हम कैसे निकालते हैं? चलो इस पर बात कर लेते हैं, इसको छोड़ते हैं अभी। बताइए ऊपर किसकी स्पीड लिखते हैं? मीडियम 1 की ना, ये 2 की। ऊपर किसकी लिखते हैं? ऊपर किसकी लिखते बताओ बेटा? 1 की ना? हाँ, मीडियम 1 की। और मीडियम 1 की किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं? मीडियम 1 की लिखते हैं हम लोग लाइट के रेस्पेक्ट में। तो लाइट के रेस्पेक्ट में क्या लिखा जाएगा? मीडियम 1 का भी हमने पीछे देखा था, ये देखिए यहां पे कैसे लिखा था हमने। लाइट कहां से जा रही थी? ग्लास टू वाटर जा रही थी। तो ऊपर हमने ग्लास की स्पीड लिखी, नीचे हमने वाटर की स्पीड लिखी। अब यहां पे देखिए जब आप स्पीड लिख रहे हैं, सॉरी ये जब आप स्पीड लिख रहे हैं तो स्पीड में आप मीडियम 1 की स्पीड ऊपर लिखेंगे, मीडियम 2 की नीचे लिखेंगे, ठीक है, जब आप इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होंगे। लेकिन अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम के अलग अलग दे रखे हैं पहले ही, μ1, अच्छा μ1 पहले ही दे रखा है, इसका मतलब है ये जो μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का, वो किसी के रेस्पेक्ट में होगा ना, किसी और मीडियम के, यूनिवर्सल के। बोलो यूनिवर्सल कौन सा है? C है ना यूनिवर्सल। ये C के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है ना, V1 मान लीजिए ये, और ये μ2 दिया है तो भी C के रेस्पेक्ट में होगा, V2। बोलो बोलो ये बात क्लियर है? अगर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम के दे रखे हैं, इसका मतलब है वो यूनिवर्सल के साथ कंपेयर करके निकाले होंगे ना। भाई निकाले कैसे? अभी बताया था पीछे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ सिंगल हो सकता है ना, बाकी रिलेटिव तो किसी के कंपैरिजन में होगा किसी और मीडियम के। तो अगर ग्लास का या किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग से दे रखा है, इसका मतलब ये है कि उसको यूनिवर्सल मीडियम के साथ कंपेयर करके निकाला गया है, यानी C/V1 है इसका मामला। और इसका क्या होगा अगर निकालेंगे आप μ2, तो वो भी C से कंपेयर करके आया होगा, C/V2, ठीक है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है दोनों मीडियम की, तो हम पीछे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि पहले मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय सेकंड मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं दोनों मीडियम के, तो उसका फॉर्मूला फिर ये होता है, उसमें जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेशन में निकालना होता है, जैसे 2 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1, तो 2 वाला पहले ऊपर लिखेंगे आप और 1 वाला नीचे लिखेंगे।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा पीछे वाले फॉर्मूले के अपोजिट है, क्योंकि वहां सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट दे रखी थी और यहां आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं दोनों के इंडिविजुअल। तो जब इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे होंगे तो आप थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे फॉर्मूले को। फिर आपसे पूछ रहा होगा दोनों का रिलेशन बताइए, नहीं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए दोनों का। तो फिर जब आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होंगे सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो फिर आपको सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखना पड़ेगा न्यूमरेटर में और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा चेंज है, रिवर्स है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन, ये ट्रिक ये हो सकती है, ये कह सकता है कि अगर मीडियम वन को वैक्यूम बना दिया जाए, मान लीजिए इसमें एक नया केस ऐड कर दे कि मीडियम वन को वैक्यूम बना दें या एयर बना दें, तो बताओ जैसे ही मीडियम वन को वैक्यूम या एयर बनाएगा तो मीडियम वन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वो 1 होता है तो वो 1 हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 के बराबर आ जाएगा, यानी जो भी सेकेंड मीडियम रहा होगा उसी के बराबर आ जाएगा। यानी एज सुन एज हम पहले वाले को डिक्लेयर कर दें क्या, एयर या वैक्यूम, तो फिर हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर दूसरे पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि पहला मीडियम जब एयर या वैक्यूम बन जाता है तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सीधे C/V हो जाता है। यानी पहले वाले में तो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलेगा वो, और दूसरे वाले की जो स्पीड होगी उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। तो ये दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर ये डिटरमाइन करेगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा इस पूरे मीडियम का। तो बस समझने वाली बात यही है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट दी है दोनों मीडियम की अलग अलग और आपसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो पहले मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, इससे निकाल लेंगे आराम से। लेकिन अगर दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिए हैं, इंडिविजुअली दे रखे हैं, तो फिर आपसे जब पूछ रहा है कि बताइए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्योंकि सेकंड में ज्यादा बेंडिंग हो रही है तो सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पूछेगा, सेकंड ज्यादा डेंसर है। तो तब आप क्या करेंगे, तब आपको सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा और फर्स्ट मीडियम का डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है 4/3, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। चलो ट्राई करो, फिर कराते हैं। बोलिए। री एक्सप्लेन द क्या, री एक्सप्लेन द relation between absolute refractive index and relative refractive। हाँ ठीक है, अभी करते हैं, पहले क्वेश्चन करिए। आया आंसर? देखिए दिया क्या है, पहले देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है, किसके रेस्पेक्ट में दिया होगा है? किसी के रेस्पेक्ट में दिया होगा ना, किसके रेस्पेक्ट में दिया है, एयर के रेस्पेक्ट में दिया है, बिल्कुल सही। कितना दिया है, 4/3 दिया हुआ है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, कैसे निकालेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर? फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है? अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा हमने। ऐसे केस में स्पीड ऑफ लाइट किसकी लिखेंगे ऊपर, सी से लिखते हैं, सी से लिख लेते हैं सीधे सीधे, सी हो गई, सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, VW कह सकते हैं, यही होगा। हाँ तो अब इधर लिखते हैं 4/3 और सी कितना है 3:10⁸ अपॉन V वाटर। तो बताइए अब तो आ जाना चाहिए आंसर, कितना आ रहा है 2.25। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है और ग्लास का 3/2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन आ गया है। करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा सा। कुछ तो नई चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको दिमाग में बैठने में थोड़ा सा 1-2 लेक्चर लगेंगे, आ जाएगा। तो घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे, उसको दोबारा सुनिएगा। और फिर भी कुछ रहता है तो हम कल की अगले टर्न पे क्लियर करेंगे उसको। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत ईजी है। चलिए इसको करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी नहीं है, बस खाली लाइट की बेंडिंग को मेजर करने वाला टूल है, एक फिजिकल टूल है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है। कितना आया देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, वाटर दे रखा है कितना है ये 4/3, और क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है कितना 3/2।
ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, पहले तो बनाएं, कैसे बनाएंगे, ग्लास यहां लिखेंगे, वाटर यहां लिखेंगे। अभी हमने बताया कि जब दो सेपरेट मीडियम दे रखे हों और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पूछ रहा हो, तो फिर वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का क्या तरीका होता है? ऊपर किसको लिखेंगे बताइए आप यहां पे? हाँ, यहां नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और ऊपर वाले को यहां पे ऐसे लिखेंगे। अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना दिए होते, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड दी होती कि ग्लास की स्पीड इतनी है, वाटर की इतनी है, तो क्या करते? तो सबसे ऊपर किसकी लिखते? फिर वाटर की लिखते और नीचे फिर हम ग्लास की लिख देते। चलिए अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो उसी से समझते हैं। 3/2 और नीचे कितना आ जाएगा? 4/3। तो कितना है, कितना आ जाएगा? हाँ, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये 3x3 हो जाएगा, ये 4x2, तो 9/8। ठीक है, निकाल लीजिएगा। क्लियर है? तो इस तरह आप कर सकते हैं इस सवाल को। आगे भी है, हाँ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ वही है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का था। वो क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक प्लेन में होने चाहिए, सेम प्लेन है। जैसे उसमें हमने प्लेन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, सेम प्लेन में होने चाहिए तीनों, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ जिसको हम लोग कहते हैं, और इसको हमें डिटेल में समझना है। देखते हैं कितना टाइम हमारी क्लास के लिए बचा है अभी। ठीक है, टाइम ओवर हो गया है तो हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। स्नेल्स लॉ को हम नेक्स्ट टर्न पे समझाएंगे बहुत अच्छे से, और इसकी रिकॉर्डिंग हम शेयर कर देंगे। आप इसको देखिएगा दोबारा, जिन बच्चों को भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, अगर रिकॉर्डिंग के बाद भी दिक्कत होती है तो नेक्स्ट टर्न पे उनका वो डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है बेटा, घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी लाइट में। लाइट आपका एक मेमोरेबल सेशन बनेगा लाइट का पूरा, जो क्योंकि लाइट आपको 12th में जाके पढ़नी है और बहुत डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, अलग अलग सेक्शन बने हैं 12th में, रे ऑप्टिक्स पूरा। तो लाइट को हम बहुत अच्छे से आपका फाउंडेशन बनाएंगे ताकि आपका आगे का 12th जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो परेशान मत हो, रिकॉर्डिंग देखना और उसके बाद फिर अगले टर्न पे मिलेंगे, तो जो भी क्वेरीज होंगी उसमें क्लियर करके फिर आगे चलेंगे। ठीक है।